कहानी का नाम है जायंट रोबोट। सीनिया नाम का एक मजदूर अपनी पत्नी शारदा और बेटी वर्षा के साथ देवापुर गांव में रहता था। एक दिन जब सीनिया अपने काम से लौट रहा था तो उसे एक पेड़ के नीचे एक चमकता हुआ रोबोट दिखा। उसे वो रोबोट पसंद आया और उसने वो रोबोट लाकर अपनी बेटी को दे दिया। वर्षा उस रोबोट के साथ खेलने लगी। तब सीनिया अपनी पत्नी के पास जाकर पूछने लगा, शारदा, क्या तुमने कपड़े और बाकी चीजें पैक कर दी? नहीं, जरा मेरी बात तो सुनो। अगर किसी ने हमें इस गांव से निकलते हुए देख लिया तो वे हमें उस विशालकाय दानव के पास भेज देंगे। अगर हम यही रुके रहे तो हम कुछ और दिन तो जी सकते हैं ना। तुम जो कह रही हो वो ठीक है, लेकिन अगर हम बिना किसी की नजर में आए गांव से निकल जाते हैं तो हम अपने जीवन के अंत तक जीवित रह सकते हैं, ना कि सिर्फ 4 दिन। लेकिन जब पूरा गांव जागा हुआ है तो हम ऐसे में कैसे निकले? गांव में हर रोज एक आदमी को उस विशालकाय दानव के पास भेजा जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा जी, हम क्या करें? पहले तुम कपड़े और जरूरी चीजें पैक कर दो। मैं सोमनाथ के घर जा रहा हूँ, वहाँ गांव के सभी बड़े मिलने वाले हैं आज। ठीक है? मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, वरना पता नहीं सब लोग क्या सोचेंगे। पिताजी, मैं नहीं आना चाहती। मैं घर पर ही रहूंगी और इस रोबोट के साथ खेलूंगी। वैसे भी मैं उस दानव से नहीं डरती, बिल्कुल नहीं डरती। एक दिन आएगा जब हम सभी को उस दानव से डरना होगा। शारदा और सीनिया एक साथ सोमनाथ के घर पहुँचे। वहाँ सोमनाथ बहुत चिंतित था और उसकी पत्नी शकुंतला रो रही थी। गांव के सरपंच चमनलाल और 3-4 और लोग भी वहाँ थे। जल्दी तैयार हो जाओ, वो दानव भोजन के लिए चीख रहा है। सोमनाथ का पुत्र रामप्रसाद नए कपड़े पहने कमरे से बाहर निकला। उसने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया और गांव से निकलकर पहाड़ी की ओर चल दिया। पहाड़ी के पास वो विशालकाय दानव जोर जोर से गुर्रा रहा था। रामप्रसाद खुशी खुशी उसके पास गया और वो दानव रामप्रसाद को खा गया। एक रात सीनिया, शारदा और वर्षा ने सबकी नजरों से बचकर गांव से भागने की कोशिश की और सोचा कि उन पर किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन गांव के चौकीदार रमैया ने तीनों को देख लिया और जाकर सरपंच को इसकी सूचना दी। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सीनिया और शारदा ने वर्षा को विशाल के पास भेजने की तैयारी शुरू कर दी। जल्दी मेरी प्यारी बेटी का जीवन खत्म होने वाला है। अपने जीवन में बिना कुछ देखे वो उस विशालकाय दानव का भोजन बनने जा रही है। शारदा रोती रही। अचानक जो रोबोट वर्षा के हाथ में था वो एक बहुत बड़े रोबोट में बदल गया और सब उसे देखते ही रह गए। मुझसे डरो मत, क्योंकि अब तक मैं यहाँ नहीं था तो विशालकाय दानव तुम सबको डरा रहा था। आज मैं और वर्षा दोनों रात में उसके पास जाएंगे, फिक्र मत करो। वर्षा और रोबोट गांव के अंत में रह रहे विशालकाय दानव के पास पहुंचे। रोबोट और वर्षा को देखकर वो दानव बड़ा खुश हो गया। अरे वाह, आज मेरी भूख मिटाने के लिए 2 लोग आए हैं। बताओ पहले किसको खाऊं, किसको खाऊं? तुम पहले मुझे खाओ, क्योंकि ये तो बहुत छोटी सी लड़की है और तुम्हारा पेट खाने से नहीं भरेगा। मैं तुम्हारे लिए काफी होऊंगा। रोबोट की सलाह पर उस दानव ने रोबोट को खाने के लिए अपना मुंह खोला। रोबोट ने अचानक उसके पैरों को पकड़ लिया और उसे घुमा घुमा कर बहुत दूर फेंक दिया। विशालकाय दानव उड़ता हुआ गया और एक बड़ी चट्टान से टकराया। वो चट्टान टुकड़े टुकड़े हो गई। फिर वो दानव वर्षा को खाने के लिए आगे बढ़ने लगा। रोबोट ने उस प्राणी को जोर से मारा तो वो नीचे गिर गया। अब तक गांव के सभी लोग पहाड़ी के पास पहुंच चुके थे। उन्होंने रोबोट की मदद से विशालकाय दानव के चारों ओर लकड़ी जमा की और उसे जला डाला। उस दिन के बाद से गांव वालों को विशालकाय प्राणी का कोई डर नहीं रहा और वे सब आराम से रहने लगे। रोबोट वर्षा के साथ खेलते हुए उन्हीं के पास रह गया। दर्जी भूत। यशोदा एक भली लड़की थी और सिलाई का काम करती थी। वो अपने पिता के साथ पिन्नाटी गांव में रहती थी। जब वो शादी के योग्य हुई तो उसके पिता ने एक अच्छा रिश्ता देख उसकी शादी तय कर दी। शादी की तारीख भी तय हो गई थी।
इस बीच टीवी और अखबारों में ये खबर आई कि एक नई बीमारी की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ये बीमारी इतनी घातक है कि पूरे देश में लॉकडाउन लग गया है। सभी को सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। हाथों को बार बार सैनिटाइजर से साफ करते रहना है और मास्क पहनना भी जरूरी है। कुछ लापरवाह लोगों को छोड़कर अधिकांश लोग निर्देशों का पालन कर रहे थे। इस महामारी के समय में कई लोग अपने नए कपड़े सिलवाने के लिए यशोदा के पास आए। उनमें से ज्यादातर लोग बिना मास्क पहने आते थे और सैनिटाइजर का उपयोग भी नहीं करते थे। यशोदा उनसे बार बार कहती, आप लोग बिना मास्क पहने झुंड में यहाँ आती हैं और तो और सैनिटाइजर का उपयोग भी नहीं कर रही हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी लोग उसकी सलाह को नजरअंदाज करते रहे। कुछ दिनों बाद यशोदा उस बीमारी से ग्रस्त हो गई। उसे बहुत खांसी होने लगी। हे भगवान, मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। पिताजी, पिताजी। और जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके पिता को भी उस बीमारी ने जकड़ लिया और उनकी भी मृत्यु हो गई। ऐसे असमय मृत्यु के कारण यशोदा भूत बनकर गांव में घूमने लगी। एक दिन दो महिलाएं बिना मास्क पहने एक दूसरे से बात करते हुए गली से जा रही थीं। अचानक यशोदा का भूत उनके सामने आ खड़ा हुआ। अरे, क्या तुम लोगों को अकल है या नहीं? तुम जैसे लोगों की लापरवाही की वजह से ही इस नई बीमारी ने कितने लोगों को मौत में घेर लिया है। क्या तुम चैन से जी पाओगे अगर तुम्हारी वजह से ये बीमारी लोगों में फैल जाएगी? जाओ, मास्क पहनो। भूतनी उन पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो लोग डर के मारे कांपने लगी और कुछ देर बाद बोली, हमारे पास मास्क नहीं है। हाँ, इसलिए नहीं पहने। क्या तुम्हारे पास मास्क नहीं है? तुम लोग हजारों रुपए खर्च करते रहते हो लेकिन 10 रुपए का मास्क नहीं खरीद सकते। मैं तुम्हें मास्क देती हूँ, रुको। तब उस भूतनी ने जल्दी से मशीन पर सिलकर उन्हें मास्क दे दिया और वो उसे पहनकर चली गई। इसी तरह यशोदा का भूत मास्क सिलकर राहगीरों को देने लगा। एक दिन दो आदमी बिना मास्क पहने वहां आए। अरे, तुम दोनों पहले मास्क पहनो। तुम कौन होती हो हमें बताने वाली? हम मास्क नहीं पहनेंगे, हमें कुछ नहीं होने वाला, जाओ यहाँ से। भूतनी को बहुत गुस्सा आ गया। मेरी सलाह के बावजूद तुम सुनने को तैयार नहीं। हर दिन इतने सारे लोग मर रहे हैं और तुमको लगता है कि तुमको कुछ नहीं होगा। तुम जैसे लोगों की वजह से ही मुझे ये बीमारी हो गई थी और बेवजह मुझे मरना पड़ा। इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए मास्क पहनना जरूरी है। उसके ऐसा बताने के बाद भी उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। भूतनी ने गुस्से में उनमें से एक आदमी को पकड़ा और सुई से उसके चेहरे पर ही मास्क सिल दिया। ये देख दूसरा आदमी भागने की कोशिश करने लगा। भूतनी ने उसे पकड़कर उसके साथ भी वही किया। दोनों डर के मारे भाग खड़े हुए। तभी से यशोदा का भूत वहां से गुजरने वालों को मास्क देता है और जो उसकी बात नहीं मानते उनके चेहरे पर ही मास्क को सिल देता है। भूतनी के डर से गांव के सभी लोग मास्क पहनने लगे और सामाजिक दूरी भी रखने लगे और आखिर इस अच्छे परिवर्तन को देख यशोदा के भूत को शांति मिली।